दूर दराज के जंगल में तेज बारिश हो रही है। आसमान के काले बादलों ने चांद को ढक दिया है। कड़कती बिजलियां वातावरण को और रहस्यमयी बना रही है। गांव की प्रमुख वशिष्ठी नदी में पानी जोरों से बह रहा है। पानी का तेज प्रवाह देखते हुए एक बूढ़ा आदमी बड़ी चिंता में दिखाई दे रहा है। ये बिरजू है। नदी के किनारे गांव से दूर बिरजू अपनी छोटी सी नाव खड़ी करके ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। क्या करूं? ग्राहक कहां से लाऊं? पिछले 4 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब मैं लोगों को अपनी नाव की सवारी करवाऊं। वशिष्ठी नदी के किनारे रहने वाला बिरजू माझी का काम करता था। नदी देखने आए पर्यटकों को वो अपनी नाव में बिठाकर नदी की सैर करवाता था और इसी से वो अपना घर चलाता था। नदी के पार घने जंगलों में बिरजू का छोटा सा घर था। बिरजू गांव छोड़कर उस घने डरावने जंगल में क्यों रहता है, ये कोई नहीं जानता था। दिन भर बिरजू नाव चलाता और देर रात नदी के पार घने जंगल में चला जाता। कई लोगों ने उसे उस पार जाते हुए देखा था, लेकिन होंगी उसकी कोई मजबूरी, ऐसा कहकर टाल दिया गया था। बिरजू की अकेली जिंदगी काफी खुशहाल थी, लेकिन गांव वालों के लिए उतनी ही रहस्य से भरी हुई। भाई इस बार तो नेचर फुल एंजॉय करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। हाँ समर, इस बार तो खूब मजे लेंगे। और मैंने सुना है कि इस गांव में वशिष्ठी नदी का नज़ारा बहुत मशहूर है, लेकिन आदित्य नदी में जाने से मुझे डर लगता है। अरे डर मत, मैं हूं ना। ऐसा कहकर दोनों नदी के किनारे पहुंचते। दूर नाव में बैठे बिरजू की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आदित्य, इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है। शायद आज नदी का सफर हमारे नसीब में नहीं। ओए! अरे भाई वो देखो, किनारे पर शायद कोई माझी है। दोनों चलकर बिरजू की तरफ चलने लगते हैं। बिरजू चप्पू लेकर खड़ा था और दोनों आते ही बोलने लगा, साहब नदी देखनी है, आओ मैं घुमाता हूं। समर और बिरजू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ हमें नदी में सफर करना है, लेकिन वातावरण की स्थिति देखकर मुझे नहीं लगता आज जाना उचित होगा। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह सुनकर बिरजू का चेहरा चिंतित हो गया। इतने ठंडे मौसम में भी उसके चेहरे का पसीना साफ दिखाई दे रहा था। आखिर उसे किस बात की चिंता थी? अगर ये दोनों आज उसके साथ नहीं गए तो ऐसी कौन सी आफत उस पर आने वाली थी? नहीं नहीं साहब, 20 सालों से यहाँ नाव चला रहा हूँ। बारिश थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगी और नदी के उस पार बहुत सुंदर नजारा दिखता है। आज भीड़ कम है, कल भीड़ होगी, तब मैं नहीं ले जा पाऊंगा। वैसे भी इस नदी में अकेला मैं ही एक माझी हूँ जिसे यहाँ का कोना कोना मालूम है। समर और आदित्य सोच में डूब गए। चलते हैं ना भैया, इतनी दूर आए हैं, बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समर ने एक बार आसमान की ओर देखा। अपने छोटे भाई की इच्छा को वो टालना नहीं चाहता था। ठीक है चलते हैं। ये सुनते ही आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी बिरजू को हुई थी। उसने जल्दी से अपनी नाव की डोर खींची। धीरे धीरे नाव नदी में आगे बढ़ने लगी। बिरजू चप्पू से नाव चला रहा था। काफी देर होकर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आपने आपके बारे में नहीं बताया। मेरा नाम बिरजू माझी है। मैं नदी के पार रहता हूँ और नाव चलाकर पेट भरता हूँ। पर नदी के पार क्यों? गांव में क्यों नहीं?
ये सुनते ही बिरजू चुप हो गया, जैसे मानो सांप सूंघ लिया हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, नदी के पार बहुत सुंदर कुदरत का करिश्मा है। ऊंचे पहाड़, मधुर गीत गाने वाले पंछी, पेड़ पौधे, और वो मन नहीं करता उन्हें छोड़कर जाने का। वो कौन? वो और कौन? जानवर और कौन हो सकता है? समर और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। अगर आप कहें तो आपको मैं मेरे घर ले जा सकता हूँ। बहुत अच्छी जगह है, आज रात वहां रुकना। कल सुबह मैं फिर से नदी किनारे तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, हमें अभी छोड़ दो। अरे भैया, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? और रहने के लिए बिरजू का घर भी तो है। मौसम का लुत्फ उठाने का ये चांस फिर से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू भैया। नाव धीरे धीरे दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। बारिश अब बढ़ गई थी। आसमान में बिजलियां चमकने लगी। हवा का जोर इतना था कि नाव भी हिचकोले खाने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद नाव किनारे तक पहुंची। बिरजू के पीछे दोनों भाई चलने लगे। जंगल से जाता हुआ ये एक छोटा सा रास्ता था। जंगल काफी घना था। रात के पंछियों की आवाज वातावरण को और ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। बिरजू ना थके चल रहा था। आदित्य और समर की तो हालत खराब हो गई थी। और कितनी दूर जाना है बिरजू? बस पहुंचने ही वाले हैं। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी। थोड़ी ही देर में तीनों बिरजू के घर पहुंचे। घर काफी पुराना था। घर को बनाने में ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। घर 2 मंजिली था। आदित्य और समर तो ये देखकर चौंक गए। बिरजू, जंगल में इतना आलीशान घर किसने बनाया? मेरे दादाजी ने। वो बहुत अच्छे कारीगर थे, उन्होंने ही ये बनवाया है। अच्छा, चलो ठीक है। विंटेज वाली फील आ रही है एकदम। तीनों घर के अंदर गए। घर के अंदर का नजारा देखकर समर और आदित्य हैरान हो गए। ये तो किसी अमीर आदमी का घर लगता है। तुम्हारे पूर्वज इतने अमीर थे तो तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? किस्मत का खेल है साहब, किस्मत का खेल। समर और आदित्य को बिरजू की बात समझ नहीं आई। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय दोनों को एक कमरा दिखाई दिया जो बाहर से बंद था। यहां क्या है? बताऊंगा, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। अपना रूम देखने के बाद दोनों घूमने के लिए बाहर निकले। अब काफी रात हो चुकी थी। चांद की शीतल छाया का प्रतिबिंब नदी पर दिखाई दे रहा था। उसी बीच नदी के किनारे एक लड़की नहाते हुए आदित्य को दिखाई दी। देखो भैया, वो देखो। एक सुंदर लड़की, उम्र करीब 24 साल होगी, नदी में उतरकर नहा रही थी। उसका दूधिया रंग चांद के प्रकाश से चमक रहा था। घने काले लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसकी कोमल त्वचा जुगनुओं को लुभा रही थी, इसलिए रात के जुगनू अपनी चमक से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अपनी मादक हलचल से वो मानो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी। ये क्या है? कौन है वो लड़की और इतनी सुंदर? मैं भी यही सोच रहा हूं। दोनों उस लड़की के पास पहुंचे। कौन हो आप? और यहां इतनी रात अकेले क्या कर रही हो? मैं कामिनी, बिरजू की पत्नी।
आवाज इतनी मधुर थी कि मानो समर और आदित्य के कानों में शक्कर गिरी हो। बिरजू की पत्नी इतनी सुंदर। भैया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पहली बार आए हो इसलिए नहीं जानते। ऐसा कहकर वो नदी से बाहर आई और बिरजू के घर की तरफ चलने लगी। उसकी गोरी पीठ देखकर दोनों के अरमान जागने लगे। उसकी नाजुक लचकती कमर दोनों को अपनी तरफ खींचने लगी। दोनों सम्मोहित होकर उसके पीछे चलने लगे। वो लड़की घनी झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। दोनों जब बिरजू के घर पहुंचे तो उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया। उस लड़की ने दोनों पर मानो जादू कर दिया था। पायलों की आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी। ये वही कमरा था जिसे उन्होंने पहले भी देखा था। समर तो मानो उस लड़की को पाने के लिए पागल हो गया था। तभी अचानक आदित्य का पैर सीढ़ी से खिसका और वो नीचे गिर गया। आदित्य का सम्मोहित दिमाग झटका लगने से होश में आ गया। आदित्य ने देखा कि समर उस बंद रूम को खोलकर अंदर चला गया था। आदित्य समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। भैया रुको, अंदर मत जाना, रुको। लेकिन समर अब होश में नहीं था। समर अंदर चला गया। वो लड़की अब बड़े ही कामुक अंदाज में बैठी थी और समर को अपने पास बुला रही थी। आओ समर, मुझे प्यार नहीं करोगे? आओ, मेरी बाहें तुम्हें पाने के लिए तरस रही हैं। मेरी प्यास बुझाओ। समर कुछ ना सोचते हुए लड़की के आगोश में लिपट गया। दोनों प्यार में डूब गए। इधर आदित्य के पैर में मोच आ गई थी। वो दर्द से कराह रहा था। लेकिन उसकी मदद कौन करता? तभी बिरजू दरवाजे से अंदर आया। चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। ऐसा कहकर बिरजू ने आदित्य के पैर पर अपनी लाठी से वार किया। आदित्य दर्द से चिल्लाया। आह! बिरजू सीढ़ियों से ऊपर गया और उसी बंद कमरे में चला गया। कुछ देर बाद काफी प्रयास करके आदित्य अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए जैसे तैसे सीढ़ियों से ऊपर आया। जैसे ही आदित्य ने कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समर और वो लड़की मिलन कर रहे थे और बिरजू समर के ऊपर लेटकर उसकी गर्दन से खून चूस रहा था। समर का शरीर अब किसी चूसे हुए आम जैसे पतला हो गया था, लेकिन अभी भी वो उस लड़की के सम्मोहन में कैद था और उसी का फायदा उठाकर बिरजू उसका खून चूसे जा रहा था। बस कुछ देर और यक्षिणी, फिर मैं दूसरा शिकार ले आता हूँ। इसका भाई नीचे ही पड़ा है। आदित्य को देखा कि बूढ़ा बिरजू अब काफी जवान हो गया है और बिरजू के त्वचा का रंग भी उस लड़की की तरह ही चमकने लगा है। अब बिरजू ने समर का कंधा अपने नुकीले दांतों से चबा डाला। समर मर चुका था और उसका शरीर बिरजू चबा चबा कर खा रहा था। यक्षिणी ने भी समर का दिल फाड़ कर निकाला और अपने नुकीले दांतों से चबा चबा कर खाने लगी। दोनों अब अपने असली रूप में आ गए थे। यक्षिणी का जिस्म जितना सुंदर था, उतना ही भयानक उसका चेहरा था। आदित्य चुपचाप पीछे हटा और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और बड़ी ही सावधानी से
उसने घर का मुख्य दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। अब आदित्य लंगड़ाते हुए भागने लगा। घने जंगल से रास्ता ढूंढते हुए वो नदी किनारे पहुंचा। चांद की रोशनी में उसे किनारे पर खड़ी बिरजू की नाव दिखी। आदित्य उस नाव पर बैठ गया और जोर जोर से चप्पू चलाने लगा। नाव अब बीच नदी में पहुंच गई थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तभी अचानक दूर उस किनारे पर दो परछाइयां आदित्य ने देखी। ये जरूर वही लोग होंगे। आदित्य जोर जोर से चप्पू चलाने लगा। उसने देखा कि उन दोनों में से एक ने नदी में छलांग लगा दी है और वो तेजी से आदित्य की तरफ तैर के आ रहा है। अब गांव वाला किनारा थोड़े ही दूर था। बस कुछ देर और आदित्य, तुझे कुछ भी करके किनारे तक पहुंचना है, नहीं तो तेरा वही हाल होगा जो समर भैया का हुआ है। आदित्य ने देखा कि नदी में तैर कर आ रहा वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बिरजू ही है। बिरजू किसी हैवान के जैसे पानी में तैर रहा था। किनारा आ गया था और आदित्य ने नाव से छलांग लगा दी और जोर से चिल्लाया, बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ। किनारे के पास रहने वाले एक बूढ़े बाबा भागते हुए वहां पहुंचे। उन्हें देखकर आदित्य की सांसें रुक गई थी, क्योंकि ये तो बिरजू ही था। तुम कौन हो? मैं बिरजू मांझी हूं। तो फिर वो कौन है? आदित्य ने नदी में तैर रहे बिरजू की तरफ इशारा किया। अब पानी में तैरने वाले बिरजू ने नाव की डोर पकड़ी और उस पर बैठकर वो फिर से अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन अब वो काफी डरावना दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर हंसी थी, लेकिन नुकीले दांत उभर के ऊपर दिखाई दे रहे थे। ये यक्ष का बेटा है। तुम इसके चंगुल में फंस गए थे क्या? ये तो कई बार यहाँ के लोगों को दिखाई देता है। अलग अलग भेष में आता है और मासूम भोले लोगों को नदी के पार अपने घर ले जाता है। वहां उसकी पत्नी यक्षिणी लोगों से संभोग करती है और फिर दोनों उन मासूमों को खा जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई यक्षिणी के घर से जिंदा वापस लौट आया है। कैसे बेटा, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम जिंदा वहां से भाग कैसे आए? कुछ देर तक आदित्य कुछ नहीं बोला और एकदम से अपने घुटनों के बल पर बैठकर रोने लगा। मेरा भाई मारा गया चाचा। उन्होंने मेरे भाई को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा भाई, समर भैया, वापस लौटाओ प्लीज।